सोचिए, अगर एक महिला के हिसाब में ज़रा सी भी गलती हो जाती तो शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर कदम नहीं रख पाते। वो नासा में बैठकर वो सारे कैलकुलेशन करती थीं जिनसे इंसान ने पहली बार चांद की ज़मीन को छुआ। उसका नाम था कैथरीन जॉनसन, वो दिमाग जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद तक पहुंचा दिया। ये कहानी एक अश्वेत गणितज्ञ की है जिनकी गणनाओं ने अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैथरीन कोलमैन का जन्म 26 अगस्त 1918 को वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। कैथरीन के माता पिता अपने चारों बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई पूरी कराने के लिए दृढ़ थे। दक्षिण में रहने वाले एक अश्वेत परिवार के लिए यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। उस समय स्कूल व्यवस्था अलग अलग थी। अश्वेत स्कूल में 7 कक्षाओं के लिए केवल 2 कमरे थे और नजदीकी अश्वेत हाई स्कूल तक पहुंचने के लिए कोलमैन परिवार को 80 मील दूर जाना पड़ता था। कैथरीन अविश्वसनीय रूप से होशियार थी और उसने मात्र 13 साल की उम्र में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। हाई स्कूल के बाद उसने ऐतिहासिक रूप से अश्वेत कॉलेज, वेस्ट वर्जीनिया स्टेट में दाखिला लिया। 18 साल की उम्र तक उसने फ्रेंच और गणित में दोहरी डिग्री हासिल कर ली। कुछ ही महीनों में कैथरीन ने अध्यापन की नौकरी कर ली और साथी शिक्षक जिम्मी गोबल से मिली। कैथरीन और जिम्मी ने 1939 में शादी की। उसी साल कैथरीन ने वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वहां की पहली अश्वेत स्नातक छात्रा बन गईं। कैथरीन को उच्च स्तरीय गणित पसंद था, लेकिन उन्हें अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करने में कोई खास रुचि नहीं थी। एक शिक्षित अश्वेत महिला होने के नाते, चाहे उनके पास स्नातक की डिग्री हो या न हो, उनके लिए शिक्षण ही सबसे उपयुक्त पेशा था। 1 साल बाद कैथरीन वर्जीनिया लौट आई। जल्द ही उनकी और जिम्मी की 3 बेटियां हुईं, जिनका जन्म 1940, 1943 और 1944 में हुआ। 1947 तक कैथरीन जिम्मी के साथ पढ़ाने के लिए वापस आ गईं। गर्मियों की छुट्टियों में जिम्मी ड्राइवर का काम करते थे और कैथरीन नौकरानी का, क्योंकि उनके शिक्षण वेतन से उनका खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। 1951 में कैथरीन और जिम्मी के घर में आग लग गई। एक नई शुरुआत की तलाश में वे न्यूपोर्ट न्यूज, वर्जीनिया चले गए। जिम्मी की बहन वहीं रहती थी। इसके अलावा पास में ही संघीय सरकारी सुविधाएं भी थीं जहां कैथरीन को काम मिल सकता था। कैथरीन को जल्द ही एक ऐसी नौकरी के अवसर के बारे में पता चला जो सच होने से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, NACA, गणित में अनुभवी महिलाओं को नियुक्त कर रही थी। इन महिलाओं को कंप्यूटर इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे स्टाफ के पुरुष इंजीनियरों के लिए सारी गणनाएं पूरी करती थीं। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका रूस के साथ शीत युद्ध में उलझा हुआ था। दोनों देश राष्ट्रीय रक्षा के लिए विमान बनाने के लिए उत्सुक थे और इस काम को पूरा करने के लिए NACA के कंप्यूटर बेहद जरूरी थे। हालांकि NACA में अलग अलग विभाग थे, लेकिन संघीय कानून के अनुसार संघीय सरकार के नियोक्ताओं को नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करना था। इसलिए NACA में कंप्यूटर के 2 विभाग थे, एक श्वेत महिलाओं के लिए और दूसरा अश्वेत महिलाओं के लिए। अश्वेत कंप्यूटरों के लिए नियुक्ति की आवश्यकताएं श्वेत कंप्यूटरों से अलग थीं। अश्वेत कंप्यूटरों के लिए कॉलेज की डिग्री और उच्च GPA की आवश्यकता थी, श्वेत कंप्यूटरों के लिए नहीं। इस वजह से इंजीनियर अक्सर ज्यादा जानकार अश्वेत कंप्यूटरों के साथ काम करना पसंद करते थे। कैथरीन NACA केंद्र गई और आवेदन का अनुरोध किया। 1 साल बाद NACA ने उसे नौकरी की पेशकश की। कैथरीन के पहले दिन वह दंग रह गई। वह अश्वेत महिला पेशेवरों से भरे एक कमरे में थी। सभी के पास अपनी डेस्क और कंप्यूटिंग मशीनें थीं। उसके काम शुरू करने के 2 हफ्ते बाद एक इंजीनियर मदद मांगने के लिए अश्वेत कंप्यूटर्स के कार्यालय में आया। कैथरीन को उसके बॉस ने खास तौर पर चुना, जिसने कहा कि कैथरीन स्टाफ की सबसे प्रतिभाशाली कंप्यूटर्स में से एक है। कैथरीन उस इंजीनियर के पीछे पीछे गोरे लोगों से भरे एक ऑफिस में चली गई। टीम के एक लीडर ने उसे कुछ गणनाओं की समीक्षा करने को कहा। कैथरीन ने तुरंत एक गलती पकड़ ली। वह उसके पास गई और उसे बताया। हालांकि वह शर्मिंदा था, उसने स्वीकार किया कि वह सही थी। खुलकर बोलकर और अपनी असाधारण विश्लेषणात्मक क्षमता का प्रदर्शन करके कैथरीन ने अपनी उपयोगिता साबित की। ज्यादातर कंप्यूटर एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में स्थानांतरित किए गए, क्योंकि इंजीनियर उसे खोना नहीं चाहते थे। कैथरीन उनकी टीम का हिस्सा बनी रही।
मैं वहां आश्चर्यचकित होकर खड़ी रही। उस समय इतनी सारी पेशेवर, काली महिलाओं से भरा कमरा एक दुर्लभ दृश्य था। उनमें से कोई भी शिक्षक या नर्स नहीं थी और न ही उनमें से कोई भी घरेलू नौकरानी थी। कैथरीन ने अलग थलग दफ्तर में ढलने के तरीके खोज निकाले। उसने अलग थलग बाथरूम के नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और अलग थलग कैफेटेरिया में खाना खाने से परहेज किया। ब्रेक के दौरान वह अपने गोरे पुरुष सहकर्मियों के साथ ताश खेलती और विमानन पत्रिकाओं पर बातें करती। उसने उच्च स्तरीय ब्रीफिंग में शामिल होने की अनुमति पाने की भी सफलतापूर्वक मांग की। 1956 में जिम्मी की ब्रेन ट्यूमर से मृत्यु हो गई। कैथरीन पूरी तरह टूट गई। उसने सांत्वना और स्थिरता के लिए अपने काम और अपनी बेटियों की ओर रुख किया। रूस द्वारा 2 उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने के बाद एनएसीए का नाम बदलकर राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा कर दिया गया। इसका नया लक्ष्य अमेरिकियों को अंतरिक्ष में भेजना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैथरीन कभी कभी पूरे दिन काम करती थीं, अपनी बेटियों का हालचाल जानने के लिए घर रुकती थीं और फिर रात को कार्यालय लौट आती थीं। 1958 में कैथरीन की मुलाकात जिम जॉनसन नाम के एक व्यक्ति से हुई। जिम कैथरीन के काम की कद्र करते थे और उनकी बेटियों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। 1959 में उनकी शादी हो गई। इस बीच कैथरीन ये पता लगाने में मदद कर रही थी कि किसी अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की कक्षा में कैसे भेजा जाए। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ये तय करना था कि अंतरिक्ष यान कहां उतरेगा। कैथरीन ने मार्ग की गणना करने के लिए स्वेच्छा से आगे आईं। इस विषय पर उनकी अंतिम रिपोर्ट एयरोस्पेस मैकेनिक्स विभाग की अपनी तरह की पहली रिपोर्ट थी, जिसे एक महिला ने लिखा था। 2 साल बाद अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन ग्रह की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी बनने की तैयारी कर रहे थे। नासा ने उनके पथ की गणना के लिए कई यांत्रिक कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया, लेकिन ये नए कंप्यूटर हमेशा विश्वसनीय नहीं होते थे। योजना की समीक्षा करने के बाद जॉन ने एक खास अनुरोध किया। उन्होंने नासा से कहा कि अगर लड़की ने गणित सही बताया तो वह उड़ान भरने के लिए तैयार है। जॉन के मन में जो लड़की थी वह कैथरीन थी। उसने लगभग 2 दिन हाथ से पथ की गणना करने में बिताए। 20 फरवरी 1962 को जॉन ने ग्रह की 3 बार सफलतापूर्वक परिक्रमा की और पृथ्वी पर सुरक्षित उतर गए। कैथरीन का गणित कसौटी पर खरा उतरा। अंततः अश्वेत प्रेस को इस परियोजना में उनकी भूमिका के बारे में पता चला। एक अश्वेत अखबार ने उन्हें मां, पत्नी और करियर वाली महिला के रूप में सम्मानित किया। जब राष्ट्रपति कैनेडी ने नासा को चांद पर उतरने की चुनौती दी, तो कैथरीन टीम की एक प्रमुख सदस्य थीं। उन्होंने ये समझने में मदद की कि चंद्रमा की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान कैसे प्रक्षेपित किया जाए और परिक्रमा कर रहे यान को चांद पर उतरने वाले यान से कैसे जोड़ा जाए। जुलाई 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका चांद पर उतरा, लेकिन कैथरीन न तो घर पर थी और न ही दफ्तर में। उन्होंने उड़ान के लिए अपनी गणनाएं बहुत पहले ही पूरी कर ली थीं और कॉलेज के एक पुनर्मिलन समारोह में भाग ले रही थीं। जब समूह नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर चलते देखने के लिए एक होटल के टीवी के चारों ओर इकट्ठा हुआ, तो उनमें से बहुत कम लोगों को पता था कि उस पल में कैथरीन कितनी महत्वपूर्ण थी। जब कैथरीन पुनर्मिलन से लौटी, तो चांद पर उतरने का विचार उसके दिमाग से कोसों दूर था। वह पहले से ही एक अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, मंगल ग्रह पर किसी व्यक्ति को भेजने की गणना। अगले 17 सालों तक कैथरीन नासा में अथक परिश्रम करती रहीं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी तीनों बेटियां कॉलेज से स्नातक हों। उन्होंने छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया और अश्वेत लड़कियों के लिए स्टेम शिक्षा तक बेहतर पहुंच की वकालत की। कैथरीन 1986 में नासा से सेवानिवृत्त हुईं। 2015 में उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। 2016 में उनके जीवन पर आधारित फिल्म हिडन फिगर्स में काम किया गया और 2017 में नासा ने अपनी नई कंप्यूटिंग सुविधा का नाम उनके नाम पर रखा। कैथरीन का 2020 में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया।